एरिथ्रोसाइट्स बढ़ते हैं सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, जो फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ब्लड में। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड, ब्लड में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं सब में सबसे ज्यादा एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ए हेल्थी एडल्ट मैन हैज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। ब्लड को जब हम अलग अलग सैंपल देखते हैं तो ये बिल्कुल छोटी इकाई है। पर मिलीमीटर क्यूब का मतलब है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर ब्लड में जब हम काउंट करते हैं तो ये काउंटिंग भी की जाती है एरिथ्रोसाइट्स की, अलग अलग टेस्ट भी किए जाते हैं, तो जब एरिथ्रोसाइट काउंट किया जाता है तो ये कितनी होती है नॉर्मल पर्सन में, 5 मिलियन से लेके मतलब 50 लाख से लेके 55 लाख तक 1 मिलीमीटर ब्लड में पाई जा सकती हैं। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द अडल्ट्स, तो एरिथ्रोसाइट जो आरबीसी होती हैं तो वो अडल्ट के अंदर बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो क्या होती है, खाली जगह होती है जो कि लॉन्ग बोन्स में पाई जाती है, जैसे फीमर बोन होती है जांग की हड्डी उसमें, और काफी सारी बोन्स में बोन मैरो पाई जाती है। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप, तो ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, एकमात्र ऐसी सेल होती है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। एंड बाइकनकेव इन शेप, दोनों साइड से कनकेव शेप की एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और जो इसके अंदर रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसके पास आयरन होता है और रेड इसका कलर होता है। ए हेल्थी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 100 मिलीमीटर ब्लड में जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके 12 से लेकर 16 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो पाया जाता है। और इससे यदि कम होता है तो अरक्तता उसको बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उसके मतलब लोहे की कमी हो जाती है, या फिर अरक्तता बोलते हैं, एनीमिया की डिजीज भी बोल सकते हैं। प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, तो हीमोग्लोबिन का मेन रोल होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था इसके बारे में। उसके बाद है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो इनका जो ये लाइफ स्पैन होता है कितने टाइम तक ये जीवित रहती हैं, 120 दिन तक जीवित रहती हैं ये। और उसके बाद जब ये डिस्ट्रॉय होती हैं तो इनको स्प्लीन के अंदर भेज दिया जाता है। और स्प्लीन क्या है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड क्या होता है, मुर्दाघर, जहाँ पे मतलब मरने के बाद पहुंचाया जाता है, तो यहाँ पे आरबीसी होती हैं। तो इनको जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो इनको स्प्लीन के अंदर भेजा जाता है। उसके बाद है ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स इनको बोलते हैं, और कलरलेस होते हैं ये, इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता और ये बहुत कम टाइम तक ही सर्वाइव कर पाती हैं। 120 दिन मतलब 3-4 महीने तक जीवित नहीं रहती, मतलब बहुत कम टाइम होता है इनके आरबीसी के कंपैरिजन में। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड आर रिलेटिवली डेंसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, तो 1 मिलीमीटर ब्लड में 6000 से लेके 8000 इनकी संख्या होती है, बहुत कम होती है यदि आरबीसी के साथ। वहां पे हमने देखा था 50 लाख से लेके 55 लाख तक थी, यहाँ पे तो 1000 में ही है। और जो न्यूक्लिएटेड होती हैं और ये रिलेटिवली डेंसर लेसर इन नंबर, मतलब कम होती हैं ये संख्या में आरबीसी के कंपैरिजन में। यदि बात करें टू मेन कैटेगरी, दो इसके अलग अलग कैटेगरीज में पाई जाती हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब ग्रैन्यूल्स जैसी, दाने से जैसी दिखाई देती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसाइनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। और ए ग्रैन्युलोसाइट क्या होती हैं, जो ग्रैन्यूल जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती जिनकी, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। तो इनके बारे में देखते हैं, जैसे न्यूट्रोफाइल्स हैं, ये मोस्ट अबंडेंट सेल होती हैं। टोटल डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा जो सेल है न्यूट्रोफाइल्स पाई जाती हैं, ये 60 से 65% है, जो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट का उसका 60 से 65% बनाती हैं। न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट्स होती हैं जो, वो 6 to 8% आर फैगोसिटिक सेल विच डिस्ट्रॉयड फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। जो मोनोसाइट्स हैं वो 6 से 8% बनाती है डब्ल्यूबीसी का, और दोनों ये न्यूट्रोफाइल और जो मोनोसाइट्स हैं ये क्या करती हैं, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो उनको फैगोसाइटिक का मतलब उनको निगल जाती हैं। तो ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती हैं, जो भी हमारी ये डब्ल्यूबीसी होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। बेसोफिल्स लीस्ट, ये बहुत ही कम मात्रा में रहती हैं, जैसे 0.5 से लेकर 1% जो डब्ल्यूबीसी का ये बनाती हैं। सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन एक्सेट्रा एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का मतलब है जब भी
जब बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह अपने शरीर में एंटर करते हैं तो उनसे जब लड़ते हैं ये सेल्स, तो उस केस में जो एक रिस्पॉन्स तैयार होता है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे फीवर वगैरह हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को जो शरीर में जो करवाया जाता है वो बेसोफिल्स के द्वारा करवाया जाता है, और बेसोफिल किन सब्सटेंस को छोड़ के करवाती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिप्रिन। तो सब्सटेंस के नाम भी ध्यान रखें, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को शो करते हैं। इयोसाइनोफिल्स ये 2 से 3% बनाती हैं। रेजिस्ट इन्फेक्शन ये संक्रमण को रोकती है अपनी बॉडी में, और एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, तो एलर्जिक जितनी भी एलर्जी से रिलेटेड जितने बॉडी में रिस्पॉन्ड आएंगे तो वो सारे इयोसाइनोफिल्स के द्वारा ही किए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स ये 20 to 25% जो 20 से 25% भाग है जो वो बनाती हैं, और ये 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट, जो कि क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करती है, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता वो प्रोवाइड करती हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फ के अंदर पाई जाती हैं ज़्यादातर, और लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड होता है। उसके बाद है ल्यूकोसाइट्स को हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या आ जाती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आ जाती हैं, जबकि ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर क्या आ जाती हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इयोसाइनोफिल्स। तो इनके अंदर जो सेल्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने से पाए जाते हैं, जैसे इन सेल्स में हम देख सकते हैं ग्रैन्यूल्स हैं। ये बिल्कुल साफ होती है, इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते, इसलिए इनको ए ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। उसके बाद जो रियलिस्टिक पिक है, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बेसोफिल्स ऐसे दिखाई देती हैं, इयोसाइनोफिल्स की स्ट्रक्चर है ये न्यूट्रोफाइल्स हैं, ये मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स में बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स में मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब अलग अलग लोब पाए जाते हैं। ये लिम्फोसाइट की स्ट्रक्चर हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स सारी क्या हैं, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी की है, जबकि जो हम रेड कलर के पोर्शन देख रहे हैं ये क्या है, ये आरबीसी हैं। तो आरबीसी काफ़ी नंबर में पाई जाती हैं और डब्ल्यूबीसी बहुत कम। तो इनका यदि हम रेशो देखें तो 1:600 होता है, मतलब यदि एक आरबीसी, मतलब एक यदि डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी तो उसके सराउंडिंग में 600 आरबीसी पाई जाती हैं। उसके बाद है थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट्स बोन मैरो, बोन मैरो से कुछ सेल फ्रैगमेंट्स मतलब सेल के टुकड़े से दिखाई देते हैं, टुकड़े से बनते हैं, जो मेगाकैरियोसाइट्स बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं उनसे बनती हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में ये पाई जा सकती हैं। रिलीज सब्सटेंस फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, ये ऐसे सब्सटेंस रिलीज करती हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करती हैं, मतलब रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। जब भी इंजरी हो जाती है तो ब्लड लॉस को बचाने के लिए इंजरी साइट पे आके इकट्ठी हो जाती हैं। रिडक्शन इन दियर नंबर काज क्लोटिंग डिसऑर्डर्स लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, तो यदि इनके नंबर में कमी हो जाती है, जैसे प्लेटलेट्स घट जाती हैं डेंगू फीवर के अंदर, तो उस केस में क्या होता है, यदि इंजरी वगैरह हुई उस टाइम पे पर्सन को, तो उसके अंदर इंजरी में क्लोटिंग वगैरह नहीं होगी, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस उसका होएगा, जिसकी वजह से बीपी लो होएगा शुरुआत में, और उसके बाद यदि नहीं संभाला जाए पर्सन को तो डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है जो ब्लड क्लोटिंग करती हैं वो हम देख सकते हैं, तो जो ये अलग अलग टाइप की सेल्स एंड फ्रैगमेंट्स से दिखाई दे रहे हैं, और साथ में जो डब्ल्यूबीसी हैं वो भी एक फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाती हैं, और जिसकी वजह से क्लोटिंग है वो देखने को मिलती है। और ये हैं हमारी क्या, प्लेटलेट्स, जो कि नुकीले से टाइप की होती हैं ताकि ये कहीं ना कहीं फंस सके आसानी से, मतलब फाइबर्स के अंदर ये जो एकजुट हो सकें, तो उनके लिए इनकी जो स्ट्रक्चर है हुक शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं। और जो एक ब्लड क्लोट है माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं तो ब्लड क्लोट इस टाइप का दिखाई देता है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी आरबीसी भी होती हैं, फाइबर्स होते हैं, और मेन काम ये किसके द्वारा किया जाता है, इन कनेक्टिंग्स जो इनके पास जो स्ट्रक्चर होती हैं तो उनके द्वारा ये एकजुट हो जाती हैं तो ब्लड क्लोटिंग में मदद करती हैं।